बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हसन मामला हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, नशा कोई भी हो दुनिया में बुरा होता है। अमूमन आपने देखा होगा लोगों को पैसे का नशा होता है, पैसा आ जाता है, फिर उसका नशा होता है कि और है, फिर और आ जाता है तो फिर और है। शोहरत का नशा होता है, जब शोहरत मिलती है तो अक्सर लोग जो हैं उसको अल्लाह की आजमाइश समझते हैं, और बहुत से लोग जो हैं उनके तो पाँव ज़मीन पे नहीं टिकते हैं। इक़्तिदार का नशा, ये तो आपको पता है बहुत बुरा नशा होता है, ठीक है। और इख्तियारात का नशा, ये भी बहुत बुरा होता है। लेकिन आज मैं जिस नशे की बात करूँगा, इन तमाम नशे के लिए तो हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, जो जो उसमें मुब्तला अल्लाह ताला उन सबको इस नशे से निकाल दे, या दुनिया की आजमाइशें लोगों को निकाल देती हैं इस नशे से। लेकिन लाइक ये कि ये जो मनशियात का नशा है ना, ये पूरी दुनिया में बहुत आम है, और मनशियात का इस्तेमाल जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ी बात, वो इंसान जो कि मनशियात का आदी हो चुका है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी और उसके घर वालों की ज़िंदगी एक बहुत बड़ी अज़ियत होती है, क्योंकि वो इंसान तो अपने आप में नहीं रहता, नशे के बग़ैर उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। अमूमन लोगों को आपने देखा होगा हमारे माशरे में घर से निकाल दिया जाता है, घर से भाग जाते हैं, कहीं नाले पे, किसी नदी पे, किसी पुल के नीचे वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनकी मतलब कभी कभार उनको देख के ऐसा लग रहा होता है बहुत बुरे हैं, गंदे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आप देख के ही सोचें कि उनकी अपनी ज़िंदगी क्या है, उन पर तरस आ रहा होता है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को बदला जा सकता है। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक नशे के लिए, उस नशे के सहारे में, नशे की आस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगा मनशियात के वाले से, और किन चीज़ों को मनशियात के ज़ुमरे में लाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, इस पे क्या इक़दाम हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे किस तरह से। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीज़ों की सप्लाई होगी तो फिर उसकी डिमांड भी है। अब सप्लाई कैसे रोकें, इस हवाले से भी आज बात होगी। और अगर वो लोग जिनके घरों में, जिनके लव वंस, जिनके घर के प्यारे, जिनके भाई, वालिद, शौहर कोई भी नशे में मुब्तला है किसी भी तरह के, उसके हवाले से क्या किया जा सकता है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और जैसे कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त आपके घरों में मौजूद हैं, हमेशा की तरह आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुगू शुबात के साथ। और आज मुझे इस प्रोग्राम में ये भी बताइए कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या उससे आप मुतमईन हैं, या जितने जो एडिक्शन सेंटर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी कैसी है, और कितने एडिक्शन सेंटर्स की हमारे मुल्क में ज़रूरत है, मैं आज आपसे भी जानना चाहूँगा। नंबर है 35305778 और 79, और कराची से बाहर की व्यवस्था में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। दोनों बहुत काबिल एहतराम शख्सियात हैं आज मेरे प्रोग्राम में। और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं फ़ोर्स कमांडर एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद फ़ारूक वाजिद साहब। ब्रिगेडियर मोहम्मद वाजिद साहब जो हैं 31 साल इन्होंने आर्मी में सर्व किया है, स्टिल सर्व कर रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फ़ोर्स जो है, हम लोग तो ज़िंदगी में आपको पता है आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, रात में सो जाते हैं, फिर सुबह उठने अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं एंटी नारकोटिक फ़ोर्स के जो रोज़ जंग लड़ रहे हैं, हर वक्त जंग लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन ये उन लोगों के साथ जंग लड़ रहे हैं जो कि हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, हमारे मुल्क के लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, और ख़ामोशी से जंगें हो जाती हैं। ये इसमें पता नहीं कितने एहलकार इनके जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, वो हमारे हीरोज़ होते हैं। तो हमारे लिए हीरो का दर्जा है इनका आना, इनका होना, इन लोगों का काम करना। माई हैट्स ऑफ फॉर द ANF। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक आरई साहब। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। ANF एंटी नारकोटिक फ़ोर्स जो कि ना सिर्फ मनशियात की जो रोकथाम है उसके हवाले से काम कर रही है, बल्कि एक हॉस्पिटल भी रन कर रही है उन तमाम लोगों के लिए जो कि अब ड्रग एडिक्ट्स हो चुके हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हॉस्पिटल में बिला मुआवजा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कराची मारीपुर में ये कायम है, इस वाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए जनाब कि मनशियात, किन किन चीज़ों को हम मनशियात के ज़ुमरे में लेके आएंगे? ये एक बहुत ही वाइड टर्मिनोलॉजी है, जिसमें हम सिगरेट से लेकर शराब और हेरोइन और
एक जो नया ट्रेंड वर्ल्ड ओवर हो रहा है सिंथेटिक ड्रग्स का। सिंथेटिक ड्रग्स को शामिल जब हम करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स और उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। ये तमाम अशिया जिनका मैंने ज़िक्र किया, जो कि एक आदमी उसको इस तरीके से आदी हो जाता है कि वो इसके बगैर रह नहीं सकता। इसके जो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों के बगैर वो गुजारा नहीं चला आपने सकता। सिगरेट फरमाया कि सिगरेट भी एक नशा है। जी बिल्कुल, सिगरेट भी नशा है। और जो मुब्तला हो जाते हैं, आप देखेंगे जब उनसे कहा जाता है कि इसको तर्क कर दें, बिकॉज उसके भी जो हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं वो नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव। इसके बावजूद जानते बूझते भी लोग इसको जारी रखते हैं। बिल्कुल। तो एक सवाल यहाँ पे पूछूंगा मैं, बाकी तो तमाम चीज़ों पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मौका सिगरेट का आपने दे दिया है तो हाथ के हाथ आपसे पूछ भी लूँ। हीरोइन बेचने वाले को सज़ा है, चर्च बेचने वाले को सज़ा है, कोकेन बेचने वाले को सज़ा है, फिर पकड़ा जाता है, बंद कर दिया जाता है। सिगरेट तो खुलेआम बिक रही है। अगर ये नशा ही है, मनशियात के ज़ुमरे में आता है, तो उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगा सकते हम लोग? देखिए, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ऊपर इसकी जो प्रोलिफरेशन है, जो इसका इस्तेमाल है, इसके ऊपर ममालिक जो हैं वो लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। चंद जगहों पे इसकी इजाज़त नहीं है, फ़्लाइट्स में इजाज़त नहीं है, कुछ एरियाज़ मुकर्रर कर दिए गए हैं। जो ये रियलाइजेशन ज़्यादा होगी कि इसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं सेहत के ऊपर, मुझे उम्मीद है कि मज़ीद इसके ऊपर स्ट्रिंजेंट काम हो रहा है, रेगुलेशन। अच्छा, अब ये बताइए, अब आते हैं हम उस नशे में जो कि चलें सिगरेट से आपकी सेहत तो ख़राब हो रही है, क्योंकि हम जब डेली बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की, हम बात करते हैं कैंसर्स की, हम बात करते हैं दूसरी बीमारियों की, जिसमें स्मोकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डॉक्टर साहब को तो अच्छी तरह से पता भी है, इनसे भी पूछेंगे। लेकिन ये जो हेरोइन है, चर्स है, कोकेन है, ये बताइए हमारे मुल्क में कोई स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने लोग इन मनशियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग नशे में मुब्तला हो चुके हैं? इस सिलसिले में मैं ऑथेंटिक कोई फिगर्स तो इस वक्त कोट नहीं कर सकूँगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो लास्ट सर्वे हुआ है वो 2006 में UNODC ने एक कंडक्ट करवाया, जिसके मुताबिक हमारे मुल्क में जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 6 से 7 लाख। 6 से 7 लाख? जी। प्रेवलेंस के लिहाज से 0.7% नेशनल एवरेज है। तमाम प्रोविंसेस में ये प्रेवलेंस जो है वो डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में है, अबाउट 1%, और पंजाब और सिंध में। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा? जी। अच्छा। पंजाब और सिंध के अंदर 0.4 है, और खैबर पख्तूनख्वा में 0.7% है। ओके। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, मैं उन इंसानों का पूछना चाहूँगा जो कि नशे की तरफ राग़िब होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, या वो कौन लोग होते हैं, किन वजूहात पे नशे की तरफ राग़िब हो जाते हैं, हीरोइन पी रहे होते हैं, चरस पी रहे होते हैं, क्या कहेंगे? एक आदमी के नशे करने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो उसकी ज़ाती वजूहात हो सकती हैं, जिसको हम शख्सी वजूहात कहते हैं। एक माशराती वजूहात हो सकती हैं, एक एनवायरमेंटल वजूहात हो सकती हैं। तो वो हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी वजूहात हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। लेकिन जो हमारे पास जो चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो पीयर प्रेशर्स की वजह से। ये पीयर कौन से होते हैं? पीयर प्रेशर्स फ्रेंड्स की वजह से। अच्छा, दोस्तों की वजह से सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, हमारे मुल्क में अवेलेबिलिटी की वजह से। किसकी? अवेलेबिलिटी की वजह से इजी अवेलेबल है। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ इजीली अवेलेबल है, उसकी वजह से। और दूसरा, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। जहाँ हमारा हॉस्पिटल लोकेटेड है उस एरिया के हिसाब से हम अगर देखें तो उनकी फैमिली स्ट्रक्चर और फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एक पूरा फैमिली का ग्रुप ही इन्वॉल्व होता है ड्रग्स में। मोस्टली हमने ऑब्ज़र्व किया कि अगर एक ब्रदर है तो
सेकंड ब्रदर या थर्ड ब्रदर भी ड्रग एडिक्ट्स ही है मोस्टली। क्यों? उनके फैमिली का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है भाई? बहुत सारी वजूहत हैं उसकी। एक तो अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, है। बजाय इसके एक भाई को दूसरा बचाए, दूसरे ने भी शुरू कर दिया, फिर तीसरे ने भी शुरू कर दिया। वो इसलिए एडिक्ट्स की बिहेवियर डिफरेंट होते क्या हैं। वहाँ के स्टेटस सिंबल है क्या नहीं, नशा इस्तेमाल एडिक्ट्स करना? के बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। Okay. वो खुद जब इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी डिपेंडेंसी होती है कि दूसरा उसको ये ना कहे कि आप नशा करते हैं, अच्छा, तो वो दूसरे को भी लालच दे के उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि कल ये मुझे ना कहे कि आप नशा करते हैं। एक काम है डॉक्टर साहब, मज़ीद बातें करेंगे। नाजरीन, ड्रग एडिक्शन पे बात हो रही है और ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई है कि जो नशा कर रहा है वो चाहता है दूसरे लोग भी नशा करें, जो उसको मना कर रहे हैं सबसे पहले वो उसको शिकार कर रहा होता है। तो ये एक नई बात थी मेरे लिए और मज़ीद बातें करेंगे। जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।